देखा कि बायोस ने अमर बनने के लिए एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अमर क्षेत्र में बायोस को पता चलेगा कि उसकी चुनी हुई चाल उसके द्वारा लगाई गई किसी भी चीज की शक्ति को दोगुना करने में सक्षम है। हालांकि जब वह ऐसा करता है तो उसका कुछ जीवन काल बर्बाद हो जाता है। 5 साल तेजी से आगे बढ़े जब बायोस ने अपने क्षेत्र को कई युद्धों में जीत दिलाई और अब वह पितृसत्ता है। स्काइवर कोर्ट प्लेस को मध्य धारा में ले जाने के बाद बायोस अपने क्षेत्र के लिए एक परीक्षण में भाग लेता है। बायोस 3 टीमों के खिलाफ बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसने सभी बाधाओं को पार करते हुए सभी सील्स पर कब्जा कर लिया और पहला स्थान हासिल किया। बायोसेक्टर का दौरा एक भयानक शक्तिशाली अंतिम चरण के खगोलीय कृषक द्वारा किया गया था और बायोस को बंधक बनने के लिए चुना गया था। मध्य धारा क्षेत्रों को ये बंधक बनने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों को चुनना होगा, जो फिर वफादारी के प्रदर्शन के रूप में मास्टर क्षेत्र में प्रशिक्षण लेंगे। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि चयनित लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे। यह कहानी तब तक जारी रहती है जब तक कि वह मास्टर के क्षेत्र में जाने की तैयारी नहीं कर लेता। वह सभी महंगे उपहार पैक करता है जो उसे विदाई उपहार के रूप में दिए गए थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा है। जून चयन समारोह में शामिल न होने के लिए माफी मांगने आती है और उसे आश्चर्य होता है कि क्या चयनित होने से रोकने के लिए वहां न उपस्थित होना उसकी गलती थी। वह उनके साथ मुख्य क्षेत्र में भी नहीं जा सकती क्योंकि उसके पिता और भाई के चले जाने पर उसे रक्त प्रवाह क्षेत्र का नेतृत्व करना होगा। बायोस समझता है कि उसके पास अपने क्षेत्र की देखभाल करने की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वह उसे बिल्कुल भी दोष नहीं देता है। जून किसी और बात को लेकर चिंतित है और वह उसके बहुत करीब जाकर उसे वास्तव में असहज कर देती है। वह उसे याद दिलाती है कि वह जल्द ही जा रहा है, इसलिए यदि वे अभी अंतरंग नहीं हुए तो उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। बायोस यह सुनिश्चित करता है कि उसका वास्तव में क्या मतलब है, लेकिन फिर भी वह अपना कदम उठाने का फैसला करता है। बस मेरा प्रवेश समाप्त करें और जून के साथ बहस करना शुरू करें। बायोस के साथ न जाने के लिए जून को कायर कहता है, लेकिन जून उसके साथ जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होने के लिए माई का मजाक उड़ाता है। माई चाहती है कि वह चली जाए ताकि वह बायोस को अकेले अलविदा कह सके, लेकिन जून अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बायोस मित्र बाहर से देखते हैं और सोचते हैं कि वह कितना भाग्यशाली है। झांग गलती से उसे बायोस के घर में धकेल देता है और उसे एहसास होता है कि हर कोई बायोस को अलविदा कहने के लिए वहां आया है। बायोस ने स्पष्ट रूप से अपना काम पूरा कर लिया है, इसलिए झांग कहता है कि वह बाद में वापस आएगा, लेकिन बायोस इस अवसर का उपयोग बहस से दूर जाने के लिए करता है। मूड बदलने के लिए वह सभी को जश्न मनाने और नशे में धुत होने के लिए कहते हैं। अन्यत्र लीड ने निर्णय लिया कि वह बायोस के साथ नहीं जाएगा क्योंकि वह यह कार्य युवा कृषकों पर छोड़ना चाहता है। बायोस को लेकर हर कोई चिंतित है, लेकिन ली को उम्मीद है कि प्रशिक्षण से बायोस और भी मजबूत हो सकेगा। अगले दिन बायोस और उसके चुने हुए 5 साथी जाने के लिए तैयार हुए और बायोस अपने क्षेत्र में सभी को भाषण देता है। वह इतने वर्षों तक समर्थन देने और उन्हें अपने पितामह के रूप में स्वीकार करने के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। हर किसी ने उतार चढ़ाव के दौरान उसका साथ दिया, इसलिए उसने सभी के लिए मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा किया। बायोस को नहीं पता कि क्या वह कभी वापस लौट पाएगा या नहीं, इसलिए वह सोचता है कि उसके शिक्षक ने उसे इतने साल पहले इस क्षेत्र में लाने के लिए किसी से भी अधिक छोड़ा है। बायोस अपनी अंतिम विदाई कहता है और जाने लगता है। भीड़ अपने निडर नेता को अलविदा कहती है और वे उसका इंतजार करने का वादा करते हैं। वापस उसके घर पर हम देखते हैं कि बायोस ने टिडॉन के लिए रिकॉर्डिंग छोड़ दी है। संदेश बताता है कि अगर टिडॉन इसे सुन रहा है तो इसका मतलब है कि बायोस चला गया है और वह अपने गोद लिए हुए जानवर राजा बेटे को जगाना नहीं चाहता था। बायोस बताते हैं कि वह कुछ समय तक उनके साथ नहीं रहेंगे और उन्हें यह भी यकीन नहीं है कि वह वापस आएंगे या नहीं, इसीलिए उन्होंने टिडॉन से कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह अपना ख्याल रखें। बायोस टिडॉन को अपने साथ नहीं ले जा पाने के लिए माफी मांगता है और वह टिडॉन को सेक्टर की रक्षा करने के लिए कहता है। टिडॉन को जाने का एहसास होता है, इसलिए वह उसे जाते हुए देखने के लिए ठीक समय पर बाहर भागता है। कहीं और कोई हरे बालों वाला लड़का अपने दादाजी को बताता है कि बायोस जल्द ही आने वाला है और वह चिंतित है। बायोस को एक गंभीर विघ्नकर्ता के रूप में जाना जाता है, खासकर तब जब उसने मिडस्ट्रीम क्षेत्र के संसाधन आवंटन को बदल दिया। लड़के के दादाजी ने उसे चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि बायोस एक संकट मोचक है, लेकिन वह उनके लिए खतरा पैदा नहीं करता है। एक सर्वोच्च प्राणी जल्द ही आने वाला है, इसलिए दादाजी हरे बाल चाहते हैं ताकि वे इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकें कि वह इस शक्तिशाली प्राणी को कैसे प्रभावित करेंगे। खरीदारी के थोड़ी देर बाद उसके साथी आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने पहली बार तारों से भरे आकाश शिखर क्षेत्र को देखा। इस स्थान पर आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता मध्य क्षेत्रों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक है।
हर जगह सुंदर रंग हैं, और अगर तारों से भरा आकाश शिखर क्षेत्र इंद्रधनुष पर बनाया गया हो तो यह आश्चर्य की बात है। ये रंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इनका संबंध क्षेत्र की ताकत से भी है। इंद्रधनुष 3 परतों में बंटा होता है। आप जितना ऊपर जाते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही ऊंची होती जाती है, और सबसे ऊंचा इंद्रधनुष आकाशीय इंद्रधनुष होता है। केवल सबसे शक्तिशाली देवताओं को ही आकाश इंद्रधनुष में रहने की अनुमति है। बायोस खुद को बहुत शक्तिशाली पूर्वाग्रह बताते हैं, इसलिए उन्हें उन्हें आकाश इंद्रधनुष में लाने में सक्षम होना चाहिए। निश्चित रूप से आश्वस्त बायर उनसे सहमत है, और उनके पितामह के रूप में वह उन्हें इस क्षेत्र के उच्चतम स्तर पर लाने का वादा करता है। बायोस यह तय करने की कोशिश करता है कि कहां से शुरू करें, लेकिन फिर ध्यान आता है कि गाने को कोई परवाह नहीं है। सॉन्ग ऐसा नहीं करता क्योंकि वह समझाता है कि वह मजबूत होने के बारे में अधिक चिंतित है। हमारे समूह का टेलीपोर्टेशन शुरू होता है, इसलिए बैट सभी को अपने पितामह के सबसे बड़े स्वागत समारोह का गवाह बनने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। हालांकि बैट को तब गंभीर निराशा हुई जब उसे पता चला कि उन्हें अभी अभी किसी शहर के मध्य में टेलीपोर्ट किया गया है। बैट को आश्चर्य होता है कि क्या किसी प्रकार की गलती हुई है, क्योंकि इमारत यह स्पष्ट करती है कि वे सेक्टर के निचले शहरों में से एक में हैं। बैट के दोस्तों को विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था, लेकिन बैट ने उसे निराश न होने के लिए कहा है। बैट ने उन्हें आश्वासन दिया कि कम से कम इस क्षेत्र में आधिकारिक शिष्यों के बीच उनकी रैंक ऊंची है। बस और आधिकारिक शिष्यों में से एक ने बैट को अपने समूह में बताया कि अब केवल सबसे निचले स्तर के शिष्य हैं और उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकारी बैत के समूह के शिष्यों को टोकन देता है और उन्हें तब तक गेट के बाहर रहने के लिए कहता है जब तक वे खुद में सुधार नहीं कर लेते। समूह को इस क्षेत्र में औपचारिक शिष्य भी न बनने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, लेकिन मोनी उन्हें याद दिलाता है कि यहां एक पदोन्नति प्रणाली है। जब तक वे इस क्षेत्र को जो योगदान प्रदान करते हैं वह पर्याप्त है, उन्हें पदोन्नत किया जाएगा और उन्हें इंद्रधनुष पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। बैट उनसे पूरी तरह सहमत हैं और घोषणा करते हैं कि उन्हें बस योगदान अंक इकट्ठा करना है और सब कुछ उनके लिए काम करेगा। हमारा समूह उन उपकरणों को लगाता है जो उन्हें दिए गए थे और वे शहर का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। यह जगह बहुत जीवंत है और हमारे लड़कों को किसी आग वाले बाघ ने जला दिया है। हमारा समूह उन्हें दिए गए पैसे में से कुछ का उपयोग करता है और वे शहर की सभी पेशकशों पर एक नजर डालते हैं। डिवाइनर ने अपना एक चित्र चित्रित किया है और वह बाऊ के साथ बहस में पड़ जाता है क्योंकि उसका चित्र अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कुछ समय बाद सभी को एहसास होता है कि वे सामान्य से कहीं अधिक तेजी से थक रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। यह पता चला है कि क्योंकि मुख्य क्षेत्र में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, इससे उनके शरीर की ऊर्जा सामान्य से कहीं अधिक तेजी से खर्च होती है। और अब समझ में आता है कि कोई भी शहर के चारों ओर अपने कौशल का उपयोग क्यों नहीं करता, क्योंकि वे जल्दी थक जाएंगे। बैत सभी को भोजन कराने के लिए ले जाने का फैसला करता है और वे सभी अपने पितामह का जश्न मनाते हैं। हालांकि जब आप निमंत्रण को साफ करना चाहते हैं तो वे सभी चौंक जाते हैं। वह बताती हैं कि इतने सालों के बाद उन्हें खुद से खेती करने की आदत हो गई है और अब वह खुद ही खेती करना चाहती हैं। बैट को आश्चर्य होता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है, इसलिए वह सॉन्ग से पूछता है, लेकिन सॉन्ग सिर्फ खाने के लिए कुछ पाने के बारे में चिंतित है। रेस्तरां में मालिक मानता है कि बैट बहुत ऊंचे दर्जे का एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और बैट अंततः स्वीकार किए जाने से प्रसन्न है। बैट अपनी सबसे खास डिश परोसने के लिए कहता है और वह आदमी उसे निराश नहीं करता है। भोजन अद्भुत लग रहा है, लेकिन हिस्से झांग के लिए पर्याप्त नहीं लग रहे हैं। मालिक बताते हैं कि यह जानबूझकर किया गया है क्योंकि वे बैट का सम्मान कर रहे हैं। भोजन उनकी उत्तम गुणवत्ता और विलासितापूर्ण स्वभाव को उजागर करता है। हमारे समूह ने देखा कि इस जगह की सजावट भी शानदार है और मालिक बताते हैं कि उनका रेस्तरां सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में है। उनका कहना है कि उनकी खाना पकाने की तकनीक को पूर्णता के लिए परिष्कृत किया गया है और वह सभी को भोजन का आनंद लेने के लिए कहते हैं। सॉन्ग अपना संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंततः वह अपनी भूख के सामने हार मान लेता है। भोजन के बाद मालिक बैट को चेक देता है, लेकिन बैट यह देखकर भयभीत हो जाता है कि उससे 46,000 योगदान अंक लिए जा रहे हैं। बैट को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है और सॉन्ग को लगता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। मालिक उन्हें अपने भोजन की सभी कीमतें दिखाता है और हर चीज की कीमत बहुत अधिक होती है। बैट को आश्चर्य होता है कि क्या वे किसी प्रकार की भुगतान योजना का पता लगा सकते हैं, इसलिए मालिक एक अलग विचार के साथ आता है। वह बताते हैं कि बैट योगदान बिंदुओं के अलावा किसी और चीज से भुगतान कर सकता है। बैट को नहीं पता कि उसका क्या मतलब है और जब मालिक कहता है कि वह उसका हाथ पकड़ना चाहता है तो वह भयभीत हो जाता है।
बैत को एहसास होता है कि मालिक हमेशा से यही था और यही कारण है कि हर जगह इतनी सारी हाथ की मूर्तियां हैं। जब चारा झिझकता है तो मालिक अधीर हो जाता है, इसलिए वह कुछ शाही रक्षकों को बुलाता है। चारा बता सकता है कि गार्ड वास्तव में मजबूत हैं, इसलिए उसे मालिक से बात करनी होगी। कुछ क्षण बाद हम देखते हैं कि बैट उसका समूह मुक्त है। मालिक को उम्मीद है कि वे किसी दिन वापस आएंगे, लेकिन बैट का कहना है कि वे कभी भी उसके कचरा रेस्तरां में वापस नहीं आएंगे। हर कोई आश्चर्यचकित है कि बैट ने उन्हें कैसे बाहर निकाला और वह कहता है कि वह मालिक के प्रति ईमानदार था। लुक बैट से पता चलता है कि बैट ने अपने बोलने के चतुर तरीके का उपयोग करके मालिक को उन्हें जाने देने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने मालिक की सहानुभूति हासिल करने के लिए अपनी सारी चालें अपनाई, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप केवल 1% की छूट मिली। मालिक वास्तव में जिद्दी था और बैट के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने उस आदमी को भुगतान करने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। पास में हम देखते हैं कि हमारे समूह पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं और वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि यह जाल किसी उच्चतर व्यक्ति द्वारा कैसे स्थापित किया गया था। इसके पीछे उनका बॉस था और अभी और भी कई जाल आने बाकी हैं। मैंने खुद को इतना जानकार न होने के लिए दोषी ठहराती है कि वह रेस्तरां से दूर रही, लेकिन बैट ने सभी को चिंता न करने के लिए कहा और एक और भाषण दिया। हर कोई उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखता है और वह सभी को याद दिलाता है कि वह किसी भी स्थिति से सर्वश्रेष्ठ बनाने में महान है। कहानी जारी रहती है क्योंकि बैट घोषणा करता है कि वे पहले एक घर ढूंढेंगे ताकि वे योगदान अंक अर्जित करना शुरू कर सकें, लेकिन जल्द ही उन्हें दूसरी बड़ी बाधा का सामना करना पड़ेगा। उन्हें पता चलता है कि उनके पास जो थोड़े से अंक हैं, वे जिस एकमात्र घर का खर्च वहन कर सकते हैं, वह वास्तव में वह आलीशान स्वर्ग नहीं है जिसकी वे आशा कर रहे थे। एक चतुर रियल एस्टेट एजेंट अपना काम वास्तव में अच्छी तरह से करता है और उस स्थान को वास्तव में उससे कहीं बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। उनका कहना है कि यह फेंग शुई बहुत अच्छी है और इसका प्रकृति से जुड़ाव कम से कम इतना मजबूत है। अपने नए घर में एक छोटी सी आग के चारों ओर घिरा हुआ और अल्प भोजन साझा करते हुए दूसरों के साथ कल के लिए अपनी योजना समझाता है। उनमें से कुछ शहर भर में नौकरियों की तलाश करेंगे, जबकि वह और सॉन क्वेस्ट बोर्ड का निरीक्षण करेंगे और एक मिशन की तलाश करेंगे। उम्मीद है कि यह डोंग सिटी में रहने की अत्यधिक लागत को कम करने और उनके बोझ को कम करने के लिए पर्याप्त होगा। मोंटी बताते हैं कि क्वेस्ट बोर्ड हर दिन एक निश्चित समय पर एक निश्चित संख्या में मिशन वितरित करता है, जब तक कि वे सभी पूरे नहीं हो जाते। कठिनाई और इनाम के स्तर के आधार पर मिशनों को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पुरस्कारों का मुख्य स्तर उच्चतम है, लेकिन सबसे खतरनाक भी है। जबकि आसान मिशन कम अंक देते हैं, वे उन्हें करने वाले लोगों की उतनी ऊर्जा भी नहीं बर्बाद करेंगे। यह जोखिम बनाम इनाम का संतुलन है जिस पर व्यक्ति को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। सुविधाजनक रूप से मिशन चुनने की उनकी प्रक्रिया बहुत सुव्यवस्थित और सरल है। स्थान पर टेलीपोर्ट किए जाने से पहले किसी को किसी दिए गए डिवाइस को इंगित करना और चुनना आवश्यक है। जैसे ही वह मिशनों की सूची से अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है, वह अचानक अन्य शिष्यों की भगदड़ से अभिभूत हो जाता है, जो सभी अपने लिए सर्वोत्तम मिशन हासिल करने की होड़ में हैं। प्रतिस्पर्धा भयंकर है और इसके द्वारा वास्तव में उन सभी के चले जाने से पहले एक मिशन का दावा करने की कोशिश की जाती है। मिशन तेजी से लिए जा रहे हैं, इसलिए गाने के द्वारा उन्हें बस अपनी आंखें बंद करनी होंगी और कोई भी मिशन चुनना होगा जो उन्हें मिल सकता है। हालांकि जल्द ही वह और गीत धूल में रह गए, पूरा बोर्ड साफ हो गया। उनके पास कम पुरस्कारों के साथ कम मिशनों में से चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और कहते हैं कि यह कुछ भी नहीं से बेहतर है। दुर्भाग्य से उनके लिए अर्थहीन मिशन भी अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हैं और फिर से वह बहुत धीमे हैं। दूसरे स्तर के सभी मिशन भी अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन यह आशा करना कि तीसरे और सबसे निचले स्तर के मिशन अलग होंगे, दुर्भाग्य से यह बहुत गलत है। हर एक को ले लिया जाता है, खाली हाथ जाने के लिए मजबूर किया जाता है। घर वापस आकर गिरोह भाग्य के खराब होने का रोना रोता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि डोंग सिटी कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अन्य क्लबों में आना मुश्किल है और जो लोग काम पा सकते हैं उन्हें स्क्रैप के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और तभी उन्हें पहले स्थान पर काम मिल सकता है। बो ने डोर डैश डिलीवरी मैन के रूप में नौकरी ली और उसने सोचा कि यह आसान होगा क्योंकि वह बस अपनी तलवार पर उड़ सकता है। दुर्भाग्य से उसे जल्द ही पता चल गया कि तलवारों पर उड़ान भरना यहां अवैध है। इससे भी बुरी बात यह है कि उसे शहर में घूमने का रास्ता भी नहीं पता। डिवाइनर ने भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि उसने नौकरी में मदद के लिए भाग्य बताने जैसे अपने कौशल का उपयोग करने की कोशिश की।
दुर्भाग्य से यह सिर्फ एक सर्वर का काम था और अंततः उसे नौकरी से निकाल दिया गया। डिवाइनर ने कुछ और संदिग्ध काम करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। टीम निराश और थकी हुई है। शहर ने पहले से ही अपने निरंतर परीक्षणों और कठिनाइयों के कारण उनमें से बहुत कुछ नहीं झेला है। जैसे ही सॉन्ग गंदे घर के आसपास उगी काई पर फिसलता है, बो के पास एक शानदार विचार आता है। वह दूसरों को पास इकट्ठा होने के लिए बुलाता है क्योंकि उसके पास एक योजना है। अगले दिन मिशन तैनात होने से पहले बांस के डंडों से लैस लोग बोर्ड पर पहरा दे रहे हैं। जैसे ही अन्य शिष्य अपने मिशन को जितनी तेजी से पूरा कर सकते हैं, उसे पूरा करने के लिए बोर्ड पर उतरते हैं, वे फिसलने और गिरने लगते हैं। पिछली रात पर नजर डालने से पता चलता है कि बो की योजना उनके घर के बाहर से सारी फिसलन भरी काई ले जाने और उसे किसी प्रकार की फिसलन भरी काई में बदलने की थी। फिर सीनियर सारे लोगों ने पूरे यार्ड में शराब फैला दी और कोई भी अपने चेहरे के बल गिरे बिना मिशन बोर्ड के करीब नहीं पहुंच सकता। हालांकि अन्य शिष्य अथक हैं और अपने आप को जहां तक संभव हो सके आंगन में फेंकना